अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम टुडे टू हैव अ चैट विद माई सेल्फ and for the benefits of the students and individuals who want to follow your journey. So let's get started. So just a very casual conversation between us about how your journey has developed और कैसे आपने यूके आप कैसे आए और कैसे आपका कैरियर डेवलपमेंट स्टार्ट हुई और ऑन जी, योर जी। जर्नी. So the first question I wanted to ask you is where you are from in Pakistan, what's your background और कुछ अपने माजी के बारे में कुछ हमें बताएं. जी। चलें पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक मेरा सारा ख़ानदान लाहौर में है। मेरे अब्बू जो हैं वो उनकी जॉब लगी थी इस्लामाबाद में, तो इसलिए हम लोग सारे फैमिली जो थे हमने सारी ज़िंदगी इस्लामाबाद में गुज़ारी। लेकिन मेरी पैदाइश लाहौर में हुई है और आई थिंक पहले 2-3 साल मैंने लाहौर में गुज़ारे थे। अपनी नर्सरी और उसकी एजुकेशन लाहौर में थी। फिर हम इस्लामाबाद में ही रहे। इस्लामाबाद में हमारे पास इतने ज़्यादा वहाँ पे जानने वाले नहीं हैं। लेकिन मुझे लगता है उसका एक अच्छा इफ़ेक्ट था कि हम लोग बाकी सारी फैमिली से दूर थे। हम लोग समर और विंटर वेकेशंस में चले जाते थे लाहौर अक्सर 3-3 4-4 महीने गुज़ारने। लेकिन मोस्टली ना टाइम इस्लामाबाद में ही गुज़रा। So if you don't mind me asking, आपके फादर क्या हुँ। करते थे? मेरे फ़ादर जो हैं वो उन्होंने एटॉमिक एनर्जी इदारा है उसमें थे उनकी इस तरह की चीज़ों में। तो उसके बाद पहले वो रिसर्च करते थे, तो इसलिए उ उन उसमें उनका कंट्रीब्यूशन होगी। लेकिन फिर बाद में उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में रिसर्च अपॉर्च्युनिटीज़ कम होती जा रही हैं, तो उन्होंने एटॉमिक एनर्जी का ही एक यूनिवर्सिटी है प्यास, अब वो प्यास में हैं और पहले प्रोफ़ेसर थे, फिर उन्होंने अपनी पीएचडी की और फिर अब वो वहाँ पे रजिस्ट्रार हैं। Okay, wonderful. So he's a very career driven person and it seems कि आपके बैकग्राउंड में आपकी फैमिली में काफी कैरियर ड्रिवन इंडिविजुअल्स रहे हैं. जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू और आई थिंक दादा जो हैं, उन स दोनों से मैंने वर्क एथिक की अगर आई थिंक हैबिट्स पिकअप की उन दोनों से की हैं। दोनों अपने-अपने करियर्स में काफ़ी आगे तक गए थे। दोनों सिविल सर्वेंट्स थे, तो क्या कहते हैं, उनका उस वजह से आई थिंक पाकिस्तान से भी उनका काफ़ी लगान है। जबरदस्त जबरदस्त. और how did your primary and secondary schooling went and tell me about the rest of your academic journey. मेरे जो हैं अब्बू और दादा और नाना वो सारे पब्लिक स्कूल्स के पढ़े हुए हैं। उन उन तीनों गए हुए थे, मेरे चाचू भी इवन तो काफ़ी हम आई थिंक हमारी हेरिटेज है हसन अब्दाल यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ पे उनका बस रहना था दादा की भी वहाँ पे लेगेसी है, नाना की भी लेगेसी है। मेरे मामू नहीं गए हसन अब्दाल लेकिन मेरे दादा जो हैं उन्होंने अपने दोनों बेटों को हसन अब्दाल भेजा। तो वहाँ से बस उनका आई थिंक उनकी सारी एजुकेशन उनकी बैकग्राउंड वहाँ से है। तो मेरी जो एजुकेशन थी वो उसके लिए क्योंकि हम इस्लामाबाद आ गए थे तो वहाँ पे अब्बू की अब्बू का था कि मैं पब्लिक स्कूल ही जॉइन करूँ, बच्चे हमारे सारे। लेकिन अम्मी का नज़रिया था कि नहीं हम लोग प्राइवेट स्कूल में जाएँ और बीकन हाउस और उन चीज़ों में जाएँ। उसके लिए उनको काफ़ी ऑब्वियसली सैलरी सैक्रिफाइस वगैरह करनी पड़ी। लेकिन अम्मी ने उस चीज़ पे ना बस अपना उससे नहीं हटी। उन्होंने कहा नहीं प इसमें ही जाएँगे, इनकी ग्रूमिंग ही ऐसे ही होगी एक्सेट्रा। हम लोग एक पॉइंट पे आके हसन अब्दाल का मेरा बड़ा था इंटरेस्ट था कि मैं हसन अब्दाल ही जाऊँ। हम्म. लेकिन बस हसन अब्दाल का भी स्टैंडर्ड आप जैसा-जैसे नोटिस करेंगे वो भी ना स्लोली-स्लोली गिरता सा जा रहा है। तो इसलिए बस हम उसी में रहे थे जो एक Right, एनवायरनमेंट बन रही right. थी। Fair enough. और फिर आपने कॉलेज अपना कौन सा किस कॉलेज में आप गए और फर्दर ऑन क्या लाइन आपने टेक की? कॉलेज से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब मैं 13 साल का था तो मैं चाइना चले गए थे हम लोग, 3 साल हमने चाइना में गुज़ारे। हम्म. वहाँ पे अब्बू अपनी पीएचडी कर रहे थे। तो Right. अब्बू को क्योंकि इतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिल गई थी कि हम लोग सारी फैमिली वहाँ जाके रह सकते थे और अब्बू की यूनिवर्सिटी जो है, वो उनको पे भी करी थी। एक सैलरी अलग थी और उनको एक स्कॉलरशिप अलग मिली हुई थी। तो उसकी वजह से चाइना में हमारा बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। बहुत पहली दफ़ा आई थिंक पूरी फैमिली जो थी वो पाकिस्तान से बाहर निकली। हमने पाकिस्तान से बाहर कल्चर्स को एक्सपीरियंस किया। आई थिंक अगर मैं कंपेयर करूँ इंग्लैंड से, तो चाइनीज़ जो लोग हैं काफ़ी चीज़ों में, काफ़ी नज़रियों में हमारे से बहुत मुख्तलिफ हैं।
निस्बतन इंग्लैंड से। लेकिन काफ़ी चीज़ों में वो हमारे करीबी हैं, जिस तरह से आई मीन उनका उनमें एक अदब का जो एक है, एक बड़ों की रिस्पेक्ट का जो एक कॉन्सेप्ट है, उनमें पर्दापन भी है। उसको अब इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया जाता, लेकिन उनकी हिस्ट्री में काफ़ी इन चीज़ों को ना रिस्पेक्ट की जाती है। तो एनीवे उनका चाइना में बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। उसमें हम लोग सॉर्ट ऑफ फोर्स हो गए थे सारी फैमिली कि हम लोग एक-दूसरे से ही बात करें, एक-दूसरे को समझें। उससे पहले इतना नहीं था हमारा। आई थिंक चाइना में काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस हो गया था कि क्योंकि हम दूर-दूर तक हम पहले पाकिस्तानियों के एरियाज़ में रहते थे। फिर उसके हम्म, बाद हमने ऐसा-ऐसा छोड़ा कि हमने कहा चलो जाके चाइना को एक्सपीरियंस करते हैं कि ओके। वो कैसा है। तो अब्बू जो थे वो ज़ोन 6 में चले गए थे बीजिंग के। तो वहाँ पे हमारे मोस्टली दोस्त भी चाइनीज़ थे। आई थिंक सिर्फ़ 2 और पाकिस्तानी फैमिलीज़ थी हमारे इर्द-गिर्द रहनी थी। ओह लेकिन मोस्टली हमारा जो उठना-बैठना था वो सारे चाइनीज़ और फ़ॉरेनर्स के साथ था। गॉट तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मेरे माँ-बाप भी ना उससे घबराते नहीं थे, दूसरों में उठने-बैठने से। उसमें बल्कि मेरी अम्मी का एक इंटरेस्टिंग मामला ये हुआ कि उन्होंने सारी ज़िंदगी कभी हिजाब या कभी इस तरह से अपनी ना एक मुस्लिम आइडेंटिटी के ऊपर कभी सोचा नहीं। लेकिन वहाँ पे अगेन आप जब इस तरह से एक्सपोज़ होते हैं डिफरेंट कल्चर्स में, आप खुद सोचते हैं कि अच्छा मैं क्या हूँ? मैं क्या करना चाहता हूँ? तो उसमें मेरे अब्बू तो शुरू शुरू से बड़े क्लियर हैं अपने बिलीफ्स और इन चीज़ों के बारे में, मेरी अम्मी इतनी नहीं थी। तो उन्होंने सरप्राइज़िंगली एट द एज ऑफ 39-40 उन्होंने हिजाब करना शुरू कर दिया उसके बाद से। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। मेरे जस्ट लिए अजीब-सी चीज़, कभी जस्ट वन मैंने देखा नहीं पॉइंट, था ऐसे। just one हाँ जी, point for sharing these experiences. पहला क्वेश्चन है कि how old were you when you went to China? 13। 13, that was very young. So हुँ, you're just starting into your यस, age और उसके बाद I think एक identity searching की एक age होती है when you are searching your self and बिल्कुल। identity. And at that age, you got exposed to a completely different culture, completely different हुँ, हुँ। environment. So were you an open person to that environment or did you hated it to begin with? आई थिंक वो चीज़ ना माँ-बाप से आती है क्योंकि हम मैंने अपने माँ-बाप को देखा वो भी ओपन थे। Right. वो किसी से डर नहीं रहे थे, तो उस तरह से यानी कि हम भी ओपन थे। हमारा जो स्कूल था वो इवन तो पाकिस्तान एम्बेसी का स्कूल था, लेकिन वहाँ पे 50 नेशनैलिटी से लोग थे, 50-52 नेशनैलिटी से। तो वहाँ पे भी काफ़ी डाइवर्सिटी थी। तो बस शुरू से आई थिंक वो काफ़ी लोग हमने मैं इस में ख़ास तौर पे चंद लफ्ज़ मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि हमने काफ़ी लोग वहाँ पे ऐसे भी देखे थे जो कि क्लोज़्ड ऑफ हो गए थे, जो कि कहते हैं कि अच्छा नहीं हम ये हैं, हम ऐसे हैं और हम दूसरों से शायद नहीं मिल सकते। लेकिन आई थिंक वो एक ही चीज़ का एक डिफरेंट नज़रिया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने की कि when you get exposed to a completely different culture or new culture, you get into some sort of a self-preservation of your हुँ, culture हुँ। or identity, and you start questioning के for example if I'm a Muslim, I need to protect my Muslim identity. और ये चीज़ हमें यूके में भी हमने विटनेस की है, मैंने तो हुँ, स्पेशली हुँ। की है कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी आते हैं दे बिकम वेरी possessive, very protective of हुँ, their हुँ। Pakistani identity and Muslim identity. So ये एक फिनोमिना जरूर है कि चाहे पाकिस्तान में they are not so protective of it, they are not aware हुँ, of it. हुँ। But in a foreign culture, when their identity is under threat or हुँ, being हुँ। questioned, then they become very crystallized towards it. So, you हुँ, very, हुँ। very good point you raised. Okay, हुँ। so when did you come back from China, and what was your journey afterwards? तो चाइना से मैं वापस आया था 2014 में 2000 नहीं सॉरी 2012 में सॉरी यस नहीं सॉरी 2010 में हाँ जी 8 9 10 में सॉरी Yep. यस तो 10 में आके मैं सबसे पहले ओ लेवल्स में किया क्योंकि वही बीकन हाउस में वापस मैं उसी स्कूल में आ गया था लकीली क्योंकि स्कूल में इस तरह से घुसना मुश्किल था लेकिन लकीली वो उसी स्कूल में आ गया जिस स्कूल को छोड़ा था उसी स्कूल में वापस आ गया तो वहीं पे मुझे सारे पुराने दोस्त भी मिल गए सारा एकदम से ना नज़रिया डिफरेंट हो गया कि पहले हम लोग ऐसे थे अब जैसे ही आए तो एकदम से डिफरेंट हो गए सारे बड़े बड़े हो गए हैं सारों की दाढ़ी मुछियाँ आ रही हैं ऐसा करके तो बस ओ लेवल्स ए लेवल्स का टाइम गुजारा उसमें अगेन आई थिंक वो भी एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट था कि पहले चाइना को एक्सपीरियंस करके वहाँ पे एक लाइफ डिफरेंट हो गई थी क्योंकि 3 साल वहाँ पे गुजारे एक डिफरेंट लाइफ हो गई थी यहाँ पाकिस्तान आए तो एकदम से हमें एक डिफरेंट तरीके की लाइफ गुजारनी पड़ी लेकिन वो सारा आई थिंक पॉजिटिव था Okay. पहले ना आई थिंक मुझे लगता है कि पाकिस्तानी आइडेंटिटी का मुझे इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था लेकिन जब मैं पाकिस्तान आया था तो मैंने कहा कि अच्छा नहीं ये एक डिफरेंट नज़रिया है
ओके। मैं ज़्यादा ना गाँव में ज़्यादा जाना शुरू हो गया था, मैं ज़्यादा लोगों से उठना-बैठना शुरू हो गया था। इवन दो क पहले ऑब्वियसली हमारा गाँव शुरू से था, लेकिन कभी हम गाँव नहीं गए, हमारा गाँव सरगोधा में। तो हम्म। हम कभी वहाँ गए नहीं, कभी वहाँ बस गए तो खेतों में देखा और आगे ऐसा करके उसके बाद से ना अगेन क्योंकि दिमाग में वो साइकिल चल गई थी ना कि अच्छा नहीं ये लोग ये हैं, हम ऐसे हैं चाइना से। तो यहाँ पे आके मैंने कहा अच्छा अब मैं अपने लोगों को एक्सपीरियंस करूँ कि हम लोग कैसे हैं। मेक सेंस। तो वो भी एक खूबसूरत मज़ेदार चीज़ थी। दैट्स गुड। सो आई थिंक इस्लामाबाद में हमने काफ़ी हमारे दोस्तों का एक एक ट्रेडिशन सा बन गया था कि जब भी ना हम लोग बोर हो रहे हो ना, तो बजाय टाइम इधर-उधर वेस्ट करने के हम लोग ना हाइकिंग करने चले जाते थे। दैट्स ग्रेट। और हमें आप द इस्लामाबाद की क्योंकि वो पहाड़ों में काफ़ी आबशार आते हैं और सीज़नल आबशार होते हैं। तो आपने उनको ढूँढना होता है। एक तो काफ़ी नोन है ऑब्वियसली लेकिन हम नोन से बोर हो गए थे। हमने कहा कोई नई चीज़ ढूँढते हैं। तो हम लोग उन चीज़ों को ढूँढने जाते थे और फिर डिफरेंट गाँव के लोगों से भी बात करते थे। वो अक्सर आपको गाँव वाले लोग बताते हैं कि अच्छा जी वहाँ पे आप चढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे पानी आ रहा है। तो हमें वो काफ़ी एक हमारी एक आई थिंक टीनेज में ना काफ़ी अच्छी हैबिट थी सारे दोस्तों की एक कि क्वेश्चन ना कैन आई आस्क यू हुँ, हियर? आई थिंक वेरी वैलिड पॉइंट यू हैव रेज्ड कि इंस्टेड जब आप बोर होते थे तो बजाय इसके कि आप लोग टाइम वेस्ट करें, हुँ, हुँ, you resorted to traveling and you resorted to exploration. और हुँ, आई थिंक स्पेशली बहुत से यंगस्टर्स जो हैं वो आजकल इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं कि दे when they get bored they think social media is their place where they can see the world on their phone or their devices, and that's how they treat their boredom. But the downside to that is that you are not essentially interacting with those cultures, you're not being हुँ, on those places, and you are not हुँ, हुँ, experiencing the those dimensions which basically make a profound effect on your personality or groom or grow your personality. So those adventures you're talking about, जो जिनके I think physical aspects भी benefits बहुत ज्यादा हैं because you're going into nature and you are hiking as well. हुँ, और हुँ, इसके अलावा you were communicating with new people, you were doing learning problem solving skills, you were हुँ, looking हुँ, for waterfalls or seasonal waterfalls, and then हुँ, trying to navigate around the challenges, timings, all of हुँ, that. हुँ, So I think it's a great idea, and I think youngsters these हुँ। days should definitely get more and more into traveling and exploration. What? जी, आई थिंक उसका ज़्यादातर इस्लामाबाद से लेना-देना था, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है। आपके सामने जब आप हर रोज़ पहाड़ को देख रहे हो, आई Yes. थिंक आप कॉन्शियस हो जाते हैं कि अच्छा यार यहाँ है क्या? यहाँ चढ़े तो सही। So उस वक़्त हम सारों के नए-नए लाइसेंसेस थे। तो वो भी एक थ्रिल था एक-दूसरे को शो ऑफ करना कि अच्छा नहीं मैं पहाड़ की वहाँ चोटी तक चढ़ा सकता हूँ। ऐसा that's करके ना डिफरेंट चीज़ें। की बात किया। आई थिंक वो इसका एक अच्छा मिक्स बन गया था चीज़ों का। लाहौर में सिर्फ खाने पीने की चीजें नजर आती हैं तो फिर हाँ, ज्यादा यंगस्टर्स खाने पीने की जगहों पे ही जाते हाँ। हैं। तो that's बिल्कुल। a good point. तो हुँ। ओके ग्रेट। सो और बताइए मुझे अपने फर्दर एजुकेशनल जर्नी के बारे में, एंड देन लेट्स मूव टू योर जर्नी टू यूके। बस फिर ओए लेवल्स में आई थिंक एक कल्चर स्टार्ट हुआ होता है कि हर बंदा ना अपनी क्योंकि सब्जेक्ट्स आपने चूज़ करने होते हैं। बिज़नेस लूँ मैं, साइंसेज़ लूँ मैं, ऐसे करूँ, वैसे करूँ। तो उस तरह से ना एक अगेन एक कल्चर शुरू हो जाता है अबाउट मोर आइडेंटिफाइंग कि अच्छा अब मैंने क्या करना है आगे। हर काफ़ी लोग होते हैं नहीं मैंने हार्वर्ड जाना है, मैंने इस इधर जाना है, मैंने उधर जाना है, मैं ना से ये करूँगा, मैं वहाँ से यूँ करूँगा, ऐसे वाला। तो उसमें भी ना मुझे फिर अपने आप को सवाल पूछना पड़ा कि अच्छा मैंने क्या करना है? तो उसमें सबसे पहले जो मैंने आइडेंटिफ़ाई किया था मैंने कहा यार कोई एक आध स्किल जो हो जिसको मैं करूँ और उसको ना मैं क्राफ़्ट करके ना उसको खूबसूरत बनाऊँ ताकि ना उससे मैं कोई जॉब वग़ैरह ले सकूँ या उसको आगे बढ़ाऊँ। तो पढ़ाई अलग थी और इस तरह का जो एम्बिशन था वो एक अलग था। उसमें मैंने फिर क्योंकि मैं कंप्यूटर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुज़ारता था, वीडियो गेम्स वग़ैरह वो भी तो उसकी वज़ह से ना मैंने बस चूज़ किया मैंने कहा चलो वीडियो गेम कैसे बनती है, मैं अपनी क्यों ना बनाऊँ? ओके। तो वहाँ से मैंने कोडिंग फिर स्टार्ट की थी, ऑनलाइन फ्री कोर्स था मुझे उस वेबसाइट का नाम भूल गया, मैं चाह रहा था मुझे वेबसाइट का नाम याद रहता। लेकिन एनीवे तो वो वहाँ से मैंने बस एक कोर्स ढूँढा कोडिंग का, जावा की आई थिंक वो कोडिंग थी और बस मैंने वो उसको स्टार्ट किया। इवन दो मेरे वालिद साहब जो हैं वो भी कोडिंग सिखाते हैं, सी प्लस प्लस, सी शार्प वगैरह सिखाते हैं, लेकिन कभी उनकी तरफ ना इस तरह से रुझान नहीं हुआ। मैंने जब एक दफ़ा कोडिंग सीख ली और अपना पहला प्रोग्राम बनाया
तो मैंने जब उनको दिखाया तो उन्होंने कहा ओ ये तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ। I तो see. मैंने कहा आपने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया। तो अब्बू उस तरह से ना काफी क्लोज्ड ऑफ है। आई थिंक इन इन टर्म्स ऑफ हिज करियर और वो चीज वो उनका आई थिंक उनकी एक हैप्पी स्पेस है। उनका ऑफिस उनका करियर ना उनकी एक बड़ी हैप्पी ऐसा स्पेस ही है, जो लोग कैरियर ड्रिवन होते हैं यूजुअली दे आर क्लोज्ड ऑफ फ्रॉम देयर फैमिलीज मोस्ट है। समटाइम्स, एंड it's very difficult to to be aware that socially they need to be open as well. So career phase focused लोगों का ये एक challenge होता है. Okay. बस फिर वहां से जब मुझे समझ आई कि अच्छा नहीं कोडिंग अच्छी चीज़ है, इसमें मैं अच्छा हो सकता हूँ, मुझे लॉजिक की भी समझ आ रही है, मैंने फिर बस कंप्यूटिंग के सब्जेक्ट्स उठाए। उसमें मेरे बिल्कुल भी अच्छे ग्रेड्स नहीं आए थे। हम्म, मैं बहुत डिसहार्ट हुआ था क्योंकि मुझे एक चीज़ पसंद थी। हम्म, लेकिन उसके उसमें भी अच्छे ग्रेड्स नहीं आए, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि यार मुझे तो समझ आ रही है ना, मैं कुछ बना तो रहा हूँ, तो बिल्कुल. इसमें आगे ही चलते हैं। तो उसमें बस लकीली क्या कहते हैं, मैंने बहुत जगह अप्लाई करने की कोशिश की थी, मैंने इवन जर्मन भी सीखी थी। क्योंकि Oh, मेरा जो रूट्स जो स्कूल था, वो wow. लोग ऑफर कर रहे थे कि जी आप जर्मन सीखें। और जर्मन के लेवल होते हैं, यूरोपियन यूनियन ने रिकग्नाइज किए हुए अपनी हर लैंग्वेज के, उन्होंने लेवल्स रिकग्नाइज किए हुए, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2। Okay. तो जर्मन यूनिवर्सिटीज में जब मैंने देखा तो उसमें अक्सर था कि आप A2 तक अगर आप कर लेंगे ना जर्मन लैंग्वेज प्रूव कर सकते हैं, जिसके अपने टेस्ट होते हैं। तो उसमें रिटन रीडिंग राइटिंग सारा कुछ इस तरह से होता है। तो वो जो मैंने आइडेंटिफाई किया तो मैंने कहा कि और जर्मनी का मैंने ये भी देखा कि वहाँ भी यूनिवर्सिटीज भी फ्री हैं। Okay. तो मैंने कहा ये कर सकते हैं, ये अच्छा है। वहाँ पे कंप्यूटिंग का भी है अच्छा, इन्वायरमेंट। वहाँ पे मैंने एक दफ़ा ये भी सोचा था शायद मैं मैकेट्रॉनिक्स करूँ जिसमें कंप्यूटिंग और मैकेनिक्स मिलकर है। Right. तो लेकिन एनीवे उसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन वो भी नहीं हो सका। बस Okay. वो आई थिंक उसमें कुछ चीज़ें में अल्लाह की मर्ज़ी होती है, तो अल्लाह की मर्ज़ी थी यहाँ पे आना, इंग्लैंड आना। तो Yeah. इंग्लैंड में मैंने फिर किंगस्टन यूनिवर्सिटी से की थी वीडियो गेम्स प्रोग्रामिंग में डिग्री शुरू। Yeah, that's very interesting. और की वजह ये है जी, कि sorry to interrupt you, वजह उसकी ये है कि most of the people do some generic kind of degrees. ठीक है. हाँ अ, जी। जो कि sellable हों, जो market में उन्हें they help them land that job. So why did you choose video game development in particular? आई थिंक कोई स्पेसिफिक रीज़न ही था, उसमें मुझे बस यही था कि मैं वीडियो गेम सीखूँगा, मुझे खेलूँगा, मुझे खेलनी पड़ेंगी तो इसलिए मैं सीखूँगा। तो आई थिंक उसकी छोटी-सी लालच थी। वो मेरे जो अब्बू थे उन्होंने कभी भी एग्री नहीं करना था इस चीज़ पे। उन्होंने मुझे कहा था कि अच्छा मुझे सिलेबस दिखाओ। मैंने क्योंकि खुद यूनिवर्सिटी चूज़ की थी, सब्जेक्ट्स चूज़ किए थे। तो लेकिन उन्हें जब देखा कहते हैं ये वीडियो गेम्स खेलने की क्या चीज़ है, तुम वहाँ पे कोई सीरियस काम नहीं करोगे, तुम खामखा हमारे पैसे ज़ाया करोगे। तो उन्होंने जब सिलेबस को देखा तो कहते हैं नहीं ये अच्छा है, क्योंकि उनको कोडिंग की सेंस थी। तो उन्होंने कहा नहीं इसमें एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा कोडिंग इस्तेमाल हो रही है। Yes, it's तो got वो उनका problem solving, and what kind of subjects do you have in that degree, by the way? उसमें मैथ्स का काफ़ी इम्पोर्टेंस थी, फिज़िक्स की भी इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आप जब वीडियो गेम बनाते हैं, Hmm, तो इसकी जो भी आपकी एनवायरनमेंट होती है, इसमें आपने ग्रेविटी इम्प्लीमेंट करनी होती है, आपने फोर्सेस इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। makes तो sense. उसमें जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसमें आप यही फ़ॉर्मूलाज़ यूज़ करते हैं, F इक्वल्स टू ma, ग्रेविटी का फ़ॉर्मूला, वो क्या कहते हैं, वेलोसिटी आप कैलकुलेट करते हैं, 100 चीज़ें। उसमें एक एक आई थिंक जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि वीडियो गेम्स की जो दुनिया होती है, जब आप उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो वो आपका एक 3D प्लेन होता है। तो Oh, उसमें एक्स, वाई एंड ज़ी एक्सिस आपके होते हैं। nice. तो उसमें आपने इसी तरह से जिस तरह आप वेक्टर्स को कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा मेरी अगर फ़र्ज़ करें मेरी अगर बुलेट है, मैं अगर यहाँ से लॉन्च करता हूँ, उसको वहाँ तक जाना है, तो वो बुलेट किस डायरेक्शन में, किस वेलोसिटी में, किस चीज़ में करेगी, तो उसमें वेक्टर्स की हम लोग सीखते हैं पाकिस्तान में कि वेक्टर्स ऑन अ 3D प्लेन में अगर हों, तो उनका डिस्टेंस कैसे मेज़र करना है। Yeah. तो वो फ़ॉर्मूलाज़ आपको आने चाहिए, तब आप वीडियो गेम्स की दुनिया बनाते हैं। उसमें एग्ज़ैक्ट वो वैल्यूज़ नहीं होती ऑब्वियसली, जिस तरह से ग्रेविटी की हमारी आई थिंक वो हमारी जो वेलोसिटी होती है, उसको कांस्टेंट हम उसका जो है वो 10 मीटर्स पर सेकंड करते हैं। Hmm. या मुझे भूल गया सॉरी एग्ज़ैक्टली वैल्यूज़। लेकिन वीडियो गेम्स में आप ऑब्वियसली आप उसको ऊपर-नीचे करते हैं अपने हिसाब से, जिस तरह की आप गेम बना रहे हैं, एनवायरनमेंट बना रहे हैं। लेकिन कोर में फ़ॉर्मूलाज़ वही हैं। Got it. Got it. So basically, you're creating a virtual world, and you are creating यस। a space-time continuum, हुँ, and बिल्कुल। it's got textures, it's got weather, it's got हुँ, all the systems जो कि एक real life में होते हैं basically, and then बिल्कुल, बिल्कुल, you basically play with that. So that's really interesting, or I think you must have learned बिल्कुल। that.
उसमें बस हमने फिर इसके अलावा हमने फिर वो भी सीखा था कि वीडियो गेम्स, सॉरी, 2D वीडियो गेम्स कैसे होती हैं, जो पुराने ज़माने की हमने कुछ शायद खेली हों। उसमें क्या कहते हैं, हमने डेंजरस डेव एक गेम थी, बड़ी फेमस थी, पाकिस्तान में भी काफ़ी फेमस थी, उसको हमने स्टडी किया, डूम को हमने स्टडी किया। ऐसा करके फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता हम 3D प्लेन में गए, फिर हम 3D प्लेन्स में भी अब फिर टेक्सचर्स और खूबसूरत हो जाते हैं। पहले तो सिर्फ था ना कि इमेज होती है, उसको हम स्प्राइट कहते हैं, तो स्प्राइट लगा दी, फिनिश हो गया काम। जब आप 3D प्लेन में आते हैं तो आपके टेक्सचर, वुड का टेक्सचर अलग है, मेटल का अलग है, मेटल शाइनी है, ये है, वो है, ऐसा करके बहुत सी चीज़ें। तो डिज़ाइन उस तरह से भी बहुत है। फिर आई थिंक एक एक आध हमारा चैप्टर जो था वो नेटवर्किंग के ऊपर भी था, इन चीज़ों के ऊपर। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है मेंशन करना क्योंकि मैंने मैंने ऑनलाइन बस मैं कोर्सेज़ चेक कर रहा था, उसमें यानी कि एक रेगुलर कोर्स था वीडियो गेम्स प्रोग्रामिंग, और एक था वीडियो गेम्स प्रोग्रामिंग सैंडविच ईयर। और मुझे वो फ़नी लगा था, मैंने कहा वो सैंडविच ईयर, साउंड्स कूल, तो मैंने कहा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। मुझे बाद में जाके पता लगा कि सैंडविच ईयर मीन्स कि आपका जो 3rd ईयर होता है यूनिवर्सिटी का, अक्सर यूके में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं 3 साल की होती हैं। लेकिन मेरी 4 साल की थी, और जो मेरा तीसरा जो ईयर था, वो था मैंने इंडस्ट्री में जाके काम करना था। तो उसका मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था, क्योंकि एज़ अ स्टूडेंट आप ब्रेक लेते हैं फ्रॉम योर स्टडीज़ और आप जाके एक्चुअली काम करते हैं, और लोगों के साथ काम करते हैं। तो उसमें मुझे कोई कोडिंग की जॉब नहीं मिली थी, लेकिन मुझे जो जॉब मिली थी वो थी नेटवर्किंग की, तो मैंने कहा चलो यहाँ से ही स्टार्ट ले लेते हैं। Makes sense. Makes sense. So, Acha, Athorsi, I want you to shed some light on the challenges you faced after coming to UK. हुँ, Financial, socio-cultural, identity. हुँ, Just हुँ। the next 5 minutes, conscious we have got 10 to 15 minutes, but just next 5 minutes, to explain to me the challenges you faced as an individual after coming to a foreign country on your own, and then what sort of how did you navigate it through them? आई थिंक फॉर द मोस्ट पार्ट मुझे इतने ज़्यादा चैलेंजेस नहीं थे, क्योंकि चाइना में भी ट्रांसपोर्ट, आपकी जो मेन कंसर्न्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, आपकी लिविंग होती है, आपका इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खाना पकाना, वो Mm. सारा ना मैं ऑलरेडी पाकिस्तान से करता हुआ आ रहा था, क्योंकि हम लोग अक्सर अम्मी अगर थकी होती थी तो हम लोग खुद ही पका लेते थे खाना। इवन दो फ्राइड फूड होता था या कोई सिंपल सा होता था, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो You था were खाने के लिए। self-sufficient. Mm. हाँ, सेल्फ सफिशिएंट तो और नेविगेशन का कोई इश्यू नहीं था, क्योंकि चाइना में हमने सबवेज़ एक्सपीरियंस की हुई थी, तो यहाँ पे भी मुझे उसका नहीं था। Mm. बसेस का भी मुझे सिस्टम पता था सारा, तो उसका कोई इतना नहीं था, लेकिन बस ये था कि पहली दफ़ा जॉब लेना, वो एक आई थिंक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। उसमें यानी कि मेरी अम्मी-अब्बू के साथ डीलिंग ये थी कि वो ट्यूशन का पे करेंगे, Right. और मैं जो हूँ वो मैं बाकी सारा मैं करूँगा That's nice. हैंडल। तो उसमें क्योंकि ट्यूशन का अगर आप इंक्लूड करें तो हमारी जो कॉस्ट थी वो सेम आ रही थी लम्स में रहने की। तो हमने कहा कि चलो यहाँ चलते हैं रादर देन गोइंग टू लम्स। Got it. अब ऑब्वियसली वो नहीं है। तो क्या कहते हैं, यानी कि आप जब डोमिनोज़ या मैकडॉनल्ड्स या इस तरह की जो जब जब जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है Yeah. कंपेयर टू जब आप एक प्रोफेशनल जॉब के लिए जाते हैं। उसमें एनवायरनमेंट भी डिफरेंट है वगैरह। तो मुझे ऊपर से 20 आवर्स अलाउड थे, तो मैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे वो करता था डोमिनोज़, और Okay. फिर बाकी सारा दिन ना बस यूनिवर्सिटी की और पढ़ाई की शाम को इस तरह करके। Acha, तो मोस्टली ये। I think that the good thing about you is the constantly theme I'm noticing is that you have been an open person, open to experiences, open to हुँ, trying new things. For example, working at a takeaway in like Domino's. We're traveling through subway, meeting new people, exploring new culture, appreciating diversity. So that openness is making you not having that fear of not being able to succeed, हुँ, and that just helps you to take first, second, third step towards achieving your goal. So ये चीज मैं इस पे मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से मैंने देखे हैं, मेरे साथ कुछ ऐसे लड़के आए जो केम फ्रॉम एफ्लुएंट बैकग्राउंड्स, लेकिन बिकॉज दे वर नॉट ओपन इनफ तो उन्होंने काफी स्ट्रगल किया इमोशनली और सोशली इंटीग्रेट करते हुए, और वो वापस चले गए बिकॉज हुँ, वो मेंटली तौर पर वो इतने ओपन माइंडेड नहीं थे टू टेक एक्शन एंड टू डू पार्ट टाइम जॉब्स और एनीथिंग. सो आई थिंक दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हुँ, प्रिपरेशन इज ग्रेट, कि आप अगर आप फॉरेन कंट्री में कुछ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते. So that openness really helps in for you to come हुँ, to a new country and being successful there. और मेरी भी सिमिलर स्टोरी थी. आई डिड पार्ट टाइम जॉब इन हुँ, पाकिस्तान. तो जब मैं यहाँ पे आया तो इट वाज नॉट नथिंग न्यू टू मी. सो हुँ। that's why I think it's really important. अच्छा, Asad, please tell me about your professional career.
in the past couple of years and where you are now, and then we'll talk about where you want to be. ठीक। मैं बस क्योंकि जब मैंने फिनिश की, तो मैंने यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छे ग्रेड्स में फिनिश की थी। तो वो उस वक़्त भी मुझे आई थिंक एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि नहीं, मैं जो मेरे ओए लेवल्स के ग्रेड्स थे, दे आर नॉट एवरीथिंग, आप बाद में चेंज हो सकते हैं और आप एक अपनी तकदीर बदल सकते हैं। हम्म, तो क्या कहते हैं उसमें, खैर जब यूनिवर्सिटी फिनिश की तो उसमें मेरे पास 1 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस था। तो मैं जब मार्केट में गया था, तो मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन थी मेरी। हम्म, 1 साल का एक्सपीरियंस, ऊपर से यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, मैंने उनका अच्छा काम ये किया था कि उनको ना बस गिटहब पे लगाता गया। ओके, तो मेरे पास एक पोर्टफोलियो भी था, दैट्स क्योंकि गुड। आई मीन हाँ, मैंने ब्लॉग भी मैंने ऊपर से स्टार्ट किया हुआ था कि गेम्स बनाने का ऐसा करके। मेरे पास पोर्टफोलियो भी था, मेरे पास वेबसाइट भी थी और मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी था। वेरी गुड। इवन दो साल का एक्सपीरियंस रेलेवेंट नहीं था, लेकिन क्योंकि टेक में था तो वो एक रेलेवेंस बन गई थी समवॉट। तो उसमें इवन अगेन वो मैंने जिस साल में जॉब्स अप्लाई की थी, वो इज़ नोन टू बी द वर्स्ट ईयर जिसमें फॉरेन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, 2014 आई थिंक। उसमें मुझे याद है मैंने सितंबर से शुरू किया था और अगले साल सितंबर में मेरी डिग्री खत्म होनी थी, तो मैंने 1 साल पहले जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था। तो फिर ढेर सारे इंटरव्यूज़ के बाद आई थिंक अगले साल मई में मुझे जाके कहीं जॉब मिली थी। और वो मेरे लिए अच्छा हो गया था क्योंकि यूनिवर्सिटी फिनिश करने से पहले मेरी जॉब मिल गई थी। और मुझे याद है मैंने अपने प्रोफ़ेसर्स को जोक मारा था। मैंने कहा कि फाइनल जो मेरा वाइवा होना था, मैंने उसमें उनको कहा था, मैंने कहा, "आप मुझे अच्छा ग्रेड दो या बुरा ग्रेड दो, मुझे नहीं फ़िक्र, मेरी जॉब तो लग गई।" तो क्या कहते हैं तो ख़ैर उसका बड़ा मज़ा आया था। तो ख़ैर मैंने उस तरह से स्टार्ट किया। मेरी सबसे पहली जो जॉब थी वो शुक्र है कोडिंग में लगी। सी शार्प प्रोग्रामर में था, स्पेसिफ़िकली सी शार्प, डब्ल्यूपीएफ एप्लीकेशंस और उसमें थोड़ा बहुत ना डायनामिक्स 365 का उसमें था, रुझान था। मेरी जो प्लेसमेंट की जो जॉब थी वो असल में थी इसमें चैरिटीज़ को हेल्प करने में। तो उसमें हम लोग ना लो कॉस्ट सॉल्यूशंस हमेशा निकालते थे चैरिटीज़ के लिए। तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ कंसल्टेंसी टाइप जॉब थी। तो उसमें चैरिटीज़ को यूके में अगर आप प्रूव कर लेंगे हम चैरिटी हैं, तो आपको वो माइक्रोसॉफ्ट का फ्री लाइसेंस देते हैं और उसमें एक कंपोनेंट था डायनामिक्स 365 का। तो मेरी जो पुरानी जॉब थी उसी एकदम से यहाँ पे रेलेवेंस मिल गई, जो कि मुझे नहीं नज़र आ रही थी लेकिन एकदम से बन गई। तो डायनामिक्स से फिर मैंने डायनामिक्स में जब जितना ज़्यादा काम किया मुझे वो चीज़ ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि हमारे पास तरह-तरह के क्लाइंट्स हैं। एक सॉल्ट ग्रेटिंग कंपनी थी जो कि सॉल्ट फेंकती थी जब भी यहाँ पे वो आईसी रोड्स हो जाएँ। फिर एक कंपनी थी जो कि आईटी सपोर्ट करती थी। सो अजीबो-गरीब किस्म की कंपनीज़ थी, छोटी-छोटी, जिनको हम सपोर्ट करते थे उनका डायनामिक सिस्टम। और उसमें मैंने देखा ये तो मज़ेदार चीज़ है, डायनामिक्स का जो सिस्टम है, ये तो हर चीज़ में इस्तेमाल हो सकता है। हर कंपनी इसको इस्तेमाल कर सकती है, हर हर तरीके से आप इसको मोल्ड कर सकते हैं। और एक माइक्रोसॉफ्ट है तो उसकी एक कॉन्फिडेंस भी है कि अच्छा ये अच्छा प्रोडक्ट है। तो उसमें मुझे बड़ा मज़ा आया, तो मैंने फिर आगे उसी में करियर डायरेक्शन अपनी कर ली कि मैं डायनामिक्स या माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ में ही मैं करूँगा। तो उसमें फिर मैंने पहले इस तरह से जॉब थी एक सिल्वर पार्टनर के साथ, फिर मुझे जॉब मिली एक गोल्ड पार्टनर के साथ, फिर मुझे बीच में ही एक जॉब मिली मैक्लारेन के साथ काम करने में। तो मैक्लारेन एक आई थिंक हर 12-13 साल के बच्चे की ना ख्वाहिश होती है कि मैं मैक्लारेन में या किसी रेस कार कंपनी में करूँ। तो वो आई थिंक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। लेकिन वहाँ पे मैंने ये देखा था कि वो कंपनी तो बहुत अच्छी थी, वहाँ पे कुछ लोग भी बहुत अच्छे थे, लेकिन मोस्टली लोग मैंने देखा था कि वहाँ पे शो ऑफ बहुत ज़्यादा था। एक बोस्टिंग का कल्चर था क्योंकि मैक्लारेन जो है वो एक उसकी ब्रांडिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक लग्ज़री ब्रांड है वगैरह, तो आप उन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो स्टाइलिंग वाला चीज़ में ना हर चीज़ में वो आगे थे। उसमें लेकिन मैंने देखा कि क्योंकि वो इतने ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा थी इन चीज़ों में कि कंपनी जो है वो आई मीन इट्स नो सीक्रेट मैक्लारेन इज़ क्वाइट फार बिहाइंड कंपेयर टू फरारी, लैम्बोर्गिनी और इन सब की चीज़ों में। तो वो आई थिंक मोस्टली इसलिए क्योंकि वहाँ पे फ़ोकस ज़्यादा ब्रांडिंग पे रादर देन आई थिंक क्वालिटी पे। तो इवन दो डेफ़िनिटली वहाँ पे अच्छे लोग हैं, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल सारी फारिग बैठे, लेकिन क्या कहते हैं वहाँ पे मैंने ना अनयूजुअल से ज़्यादा मैंने देखा कि ऐसा कल्चर है। तो वहाँ से एक जो दिमाग में सोच थी कि नहीं मैंने इस कंपनी में जाऊँगा तो मैं सेट हो जाऊँगा। वो चीज़ मेरी एकदम से खत्म हो गई। मैंने कहा कि नहीं, मैंने अपना करियर खुद बनाना है, कंपनी को छोड़ो, अपना करियर खुद बनाना है, क्योंकि मैं जितना अच्छा होऊँगा उतनी मेरी बेहतर टीम होगी, उतनी मेरी बेहतर सपोर्ट होगी, उतना मेरा आगे चीज़ अच्छी होगी। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, और इसलिए मैं इस पॉइंट पे थोड़ा सा आई वांट टू स्पेंड फ्यू सेकंड्स ऑन दिस बिकॉज
यू वॉक इन टू एन एनवायरनमेंट, आप एक नई जगह जाते हैं विद ए परसेप्शन इन माइंड के इस एनवायरनमेंट में जाकर मेरे कैरियर को ये जंप लगेगी और या सैलरी को जंप लगेगी, और मेरे पास ये स्किल्स हैं, आई विल बी एबल टू डिलीवर। बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी फॉरगेट इज कि आप जिस एनवायरनमेंट में जा रहे हैं वहाँ की अपनी डायनामिक्स है, वहाँ की हम्म अपनी एक आइडेंटिटी है। जिस तरह एक हम्म इंडिविजुअल्स की एक आइडेंटिटी और ईगो होती है, इस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की भी एक ईगो होती है, और एक प्रेस्टीज हम्म होती है, और एक कल्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जिसे कहते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप जॉब ले रहे हैं, अगर आप यू आर डेस्परेट फॉर अ जॉब, देन दैट दैट रियली डजंट मैटर। बट इफ यू आर अ पर्सन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड यू आर नॉट डेस्परेट फॉर जॉब्स, देन यू शुड रियली मेक श्योर कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं उनका कल्चर क्या है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी कितनी है। हम्म ब्यूरोक्रेसी का ज्यादातर पता आपको ज्वाइन करने के बाद चलता है, लेकिन फिर भी हम्म ड्यूरिंग द इंटरव्यू यू कैन आस्क सर्टेन क्वेश्चंस जो कि आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकें, ताकि यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि क्या आप पेशेंट इंसान हैं जो इस ब्यूरोक्रेसी के साथ डील कर सकते हैं, रेड टेप के साथ डील कर सकते हैं, और यू आर एन इम्पेशेंट और एन एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट जिसके लिए वो एनवायरनमेंट जो है बिल्कुल सूटेबल नहीं है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि एक हम्म एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉई के जो मैच है, वो तभी सक्सेसफुल होता है जब देर आर राइट हम्म फिट फॉर ईच अदर। So हम्म thank you for raising that point. Just being conscious हम्म of our time. So I want us to talk now about what if somebody wants to be a great developer like Asad Khan and wants to हम्म contribute back to the community using open source. Uh, what sort of skills or languages they need to focus on? हम्म And yeah, what would you say to that individual? मैं सबसे पहले कहूँगा कि आजकल लोग ना मेरे अपना भाई और मेरा अपना कज़न इस चीज़ में जाना चाह रहे हैं। तो वो अक्सर ना मैंने देखा कि वो फिक्सेट हो जाते हैं कि अच्छा मैं ये कोडिंग करूँ लैंग्वेज करूँ या मैं ये कोडिंग लैंग्वेज करूँ। उसमें आई थिंक मैं क्योंकि इंडस्ट्री में हूँ तो आई थिंक मैं कॉन्फिडेंटली इस चीज़ को कह सकता हूँ कि कोडिंग लैंग्वेज का इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप इवेंचुअली जो है ना लॉजिक जो है ना वो सेम है। सिर्फ Mm, सिंटैक्स बदल जाता है लेकिन लॉजिक सेम रहता है। ठीक है, कुछ लैंग्वेजेस स्पेसिफिकली कुछ पर्पसेस के लिए बनी है, जिस तरह से पॉइंटर्स जो है वो सिर्फ सी प्लस प्लस में है। सी जावास्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें हैं जो कि क्लाइंट साइड की है, कुछ सर्वर साइड है। यस, वो सारे वैलिड पॉइंट्स हैं, लेकिन आई थिंक स्टार्ट लेने के लिए किसी भी एक लैंग्वेज को अगर आप पकड़ लेना और फिर बाद में जाके आप स्लोली स्लोली रियलाइज करें कि अच्छा नहीं ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। सी प्लस प्लस काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, काफ़ी डिफिकल्ट होती है अंडरस्टैंड करनी। लेकिन क्योंकि मैंने जावा पढ़ी हुई थी, तो इसलिए मेरे सी प्लस प्लस में मेरे लिए ना एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने जब जावास्क्रिप्ट फिर इवेंचुअली जब मैंने उठाई, तो उसमें मैंने देखा कि जावास्क्रिप्ट तो इंतहा ज़्यादा ईज़ी और लाइक सॉर्ट ऑफ उस वो ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कोई बैरियर्स ही नहीं है। तो आप जो मर्ज़ी करना चाहें आप कर सकते हैं, जो एक अच्छी बात भी है, एक बुरी बात भी है। लेकिन मैं बस कहूँगा कि स्टार्ट लें okay. और अपनी स्किल्स को डेमोंस्ट्रेट करें Okay. डेफिनेटली। प्रोजेक्ट्स बनाएँ, तरह-तरह के ऑनलाइन इवन आपको प्रोजेक्ट आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। आप फोरम्स में देखें ना ऐसा करके तो लोगों ने इवन बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के भी ना प्रोजेक्ट आइडियाज़ दिए होते हैं। तो जब तक आप बना के देखेंगे नहीं ना, आप एंड टू एंड एक एप्लीकेशन नहीं बनाएँगे, बिल्कुल। जो कि एक बंदा डाउनलोड कर सके और खुद आपकी एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सके। तब तक आई थिंक आपको एक अंदाज़ा नहीं होगा कि इंडस्ट्री किस पॉइंट पे है। यूनिवर्सिटी में अक्सर फ़ोकस होता है कोडिंग का और कोडिंग लेवल का और इस चीज़ों का। आई थिंक ऑल्दो वो अच्छी बात है, लेकिन अक्सर जगहों पे आप अनफॉर्चुनेटली देखेंगे कि कोडिंग स्टैंडर्ड्स उस तरह से मीट नहीं हो रहे। लेकिन अम, एक आपने स्टार्ट तो लेना है ना, तो आप एक वो चीज़ है। Very quickly want to summarize some of the points you made. Number one, you said कि अपना पोर्टफोलियो बनाएं, जो कि आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया, जी। उसके लिए आपको कोई ना कोई एप्लीकेशंस डेवलप करनी चाहिए, और हुँ, सो दैट्स अ ग्रेट पॉइंट कि अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू करें एज अ डेवलपर, एज एन हुँ, इंडिविजुअल, मेक योर ओन ब्रांड, अपनी हुँ, वेबसाइट हुँ, बनाएं, उस पर उसको होस्ट करें, एक उसको हुँ, मोनेटाइज भी करें। मैंने कई लोग देखे हैं जो कि अपने छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उसको सेल करते हैं, उन आइडियाज को, दे ट्राई टू मोनेटाइज, डेफिनिटली। और फिर डिफरेंट कंपनीज उनको एज ए कंपोनेंट लेवरेज कर लेती हैं फॉर देयर हुँ, एप्लीकेशन, या रीब्रांड कर देती हैं। सो दैट्स अ पॉसिबिलिटी एज वेल। सो मार्केट योर हुँ, सेल्फ, मार्केटिंग इज रियली इंपॉर्टेंट एज वेल। हुँ, हुँ, फिर आपने एक पॉइंट बताया कि जब लैंग्वेज आप सीखते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप पैटर्न्स आइडेंटिफाई करें, जैसे कंडीशनल लूप क्या है, और स्विच हुँ,
वगैरह, और इसके अलावा रिकर्सिव प्रोग्रामिंग क्या होती है, और डिफरेंट जो उसमें हम्म पैटर्न्स हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन है, फंक्शंस है, हम्म इनका यूजेज क्या है. एंड वंस यू लर्न हम्म दोज पैटर्न्स, यू कैन अप्लाई दोज टू डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एंड देन यू कैन लर्न दोज लैंग्वेजेस. सो ये बहुत हम्म इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उसका जिक्र किया. Last हम्म couple of minutes, Asad, where do you see yourself in the next 5 years? Where do you ideally want to be, and what are you doing to be there? मेरा अब जो मेरी करियर डायरेक्शन बन रही है वो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक मैं क्योंकि टेक्निकल साइड में मैं काफ़ी वो था कंफर्टेबल था अभी, लेकिन मैंने ऐसा ऐसा मैं नोटिस कर रहा हूँ कि नहीं, अगर मैंने किसी चीज़ों को मैंने चेंज करने ना, और अगर मैंने एक सॉर्ट ऑफ एक लीडरशिप एक फीलिंग आ रही है मेरे में, मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ. मैं अब मेरी जो एक मैंने अभी रिसेंटली जॉब सिक्योर की है वो एक मैनेजर की जॉब है. तो मैं अब मैनेजमेंट साइड को और मैं एक लीडरशिप साइड को मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या चीज़ है, और उसमें ये नहीं कि मैं कैसा लीडर बनूंगा, मुझे नहीं पता मैं अच्छा बनूंगा बुरा बनूंगा, लेकिन एक डेफिनेटली एक चीज़ है जो कि मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ. नहीं हुआ तो कुछ नहीं होता, या मेरे पास एक टेक्निकल चीज़ एक स्ट्रांग है, मैं टेक्निकल साइड पे दोबारा आ सकता हूँ. लेकिन करियर की जो डायरेक्शन है ना वो पहले इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, वो एक कर्व्ड लाइन है. तो आप कहीं पे भी किधर भी जा सकते हैं, किसी भी चीज़ को भी टच कर सकते हैं. आई थिंक इसलिए मैंने मेंशन किया था, स्टार्ट नेटवर्किंग से हुआ, फिर प्रोग्रामिंग में आया, फिर डायनामिक्स में गए, फिर डायनामिक्स में थोड़ा सा और ऊपर आए, अब मैं मैनेजमेंट की साइड पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे क्या है. Okay. So I think there is some structure to it, if you don't mind me saying. Or structure ये है कि सबसे पहले you started with the infrastructure layer, networking and all of that. Then you came to business applications, Microsoft Dynamics and that. Maybe you have explored mobile applications and that stack as well, or you want to. But now the technical side of things, you have sort of saturated, और आप देखते हैं कि आपको उस पर काफी experience हो गया है. Now you're going towards transferable skills. Transferable skills जो कि management skills हैं, being a manager, manage a set of team or group of individuals, grow their professional career, grow their skill set, and making sure that they are billable as well, the company profitable, right? So it's a natural progression towards leadership. So it's also called a T shape. T shape technical भी होती है, और T shape फिर managerial level पे भी आप जाते हैं. So again, very very good points. Yes, sir. So very last question to you. What message do you want to give to the new generation, somebody who's looking at this interview and who wants to follow your path? उसमें मैं बस ये कहूँगा कि मैंने पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट देखा है. मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ मेरे से काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रोग्रामर्स भी हैं. आई थिंक स्पेशली फास्ट, कॉमसैट्स, नस्ट, इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें काफ़ी एक एडवांस लेवल पे कोडिंग सिखाई जाती है, जिसमें आप पैटर्न्स काफ़ी इस तरह की चीज़ें करते हैं, जो कि मैंने यूके में नहीं देखा हुआ पढ़ाते हुए, एटलीस्ट यहाँ कहीं पे. Hmm. तो हमें उस चीज़ को लेवरेज करना चाहिए, हमें उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, और जो भी हम चीज़ कभी भी बनाएँ, इवन छोटी-सी हो, ब्रोकन हो बेशक, उसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक चीज़ को बाय द वे फिनिश, अगर नहीं फिनिश हो सकती टाइम के हिसाब से, जिस चीज़ के हिसाब से, बस आप उसको अपलोड करें, कहीं पे लगाएँ, कहीं कोई बंदा देख सके, और जब लोग आपका काम देखते हैं तो उससे क्या कहते हैं, आगे चीज़ बनती है. हमारे पास ये इन इन द टेक वर्ल्ड हमारे पास एक ये एडवांटेज है कि हम अपना काम दिखा सकते हैं बिफोर गेटिंग द जॉब. जैसे कोई मैनेजर्स होते हैं, कोई इस तरह के लोग, बाकी जिस तरह की होती हैं लॉ फर्म्स में बी, आई डोंट नो, उसमें इतना ज़्यादा आप एकदम से दिखा नहीं सकते अपना काम, अनलेस आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो जॉब पे करने का. तो टेक में आई थिंक एक बड़ा अच्छा एडवांटेज है, एक बड़ी ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है. इसमें अब वर्क फ्रॉम होम है, तो आप अपनी तरह की एनवायरनमेंट बना सकते हैं, आपको किसी तरीके की भी ना वो नहीं है, लिमिटेशन नहीं है आप पे, टेक में डेफ़िनेटली. तो उसका आई थिंक आप हमें फुल एडवांटेज उठाना चाहिए, और उसको आगे लेके जाना चाहिए. और इसके साथ-साथ आई मीन एक टेक के कम्फ़र्ट में रहकर आई थिंक बिज़नेस को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एक बिज़नेस होता क्या है? हम बातें तो बहुत करते हैं, हमें प पता बहुत होता है कि इस कंपनी की नेट वर्थ ये है, इनका प्रॉफ़िट इतना है वगैरह, लेकिन उस चीज़ को एक फाइनल लेवल पे ना अंडरस्टैंड करना भी इम्पोर्टेंट है आई थिंक, और इवेंचुअली फिर वहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं और आगे कुछ कर सकते हैं और अपनी कंपनी बना सकते हैं. बिल्कुल. तो जो एक्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं, जो एक्जिस्टिंग अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उनको आई थिंक स्टडी करना अम, भी इम्पोर्टेंट है. आई थिंक किसी ने बहुत अच्छी बात की थी कि बिफोर यू सेल अ प्रोडक्ट यू हैव टू लर्न टू सेल योर सेल्फ, मीन्स योर हुँ, स्किल सेट. सो जो आपने हुँ, अभी बातें की हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत है लोगों के पास, लेकिन उसको मार्केट करना नहीं आता.
और हुँ, अपने टैलेंट को सेल करना नहीं आता, अपनी सर्विसेज को कैसे मार्केट करके, कैसे पैकेज करके उनको कैसे सेल करना हुँ, है. सो एज एन हुँ, इंडिविजुअल लेवल वी डोंट नो दैट, एंड बिकॉज पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल लेवल की मार्केटिंग, सॉरी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इतनी नहीं होती. So as a nation, we don't know how to market our products and sell those हुँ, products. Apart from certain products like football and rice and some other textile, some of those हुँ, products. So I think हम पाकिस्तानियों को सीखने की बहुत ज़रूरत है कि हाँ, the marketing aspect of things. और एक चीज़ में हुँ, कॉन्सेप्ट इसमें जिक्र करना चाहूँगा कि मैंने एक चीज़ सीखी है कॉरपोरेशंस में काम करने के बाद, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेंचर, केपीएमजी, ये बड़ी कॉरपोरेशंस जो हैं आईटी में, कि दे आर वेरी मार्केट ओरिएंटेड कंपनीज. इसका मतलब हुँ, ये है कि जहां कहीं भी कोई एक्टिविटी ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल आजकल एआई में ज्यादा एक्टिविटी है, या किसी दौर में मेटावर्स पे ज्यादा एक्टिविटी और अटेंशन थी. इसके अलावा बिजनेस एप्लीकेशंस में अगर ज्यादा एक्टिविटी है, या किसी खास इंडस्ट्री में ज्यादा एक्टिविटी या डिमांड ज्यादा है, दे अलाइन हुँ, themselves टू दैट डिमांड. Because if you हुँ, want to sell something, you'll have to align towards demand. Otherwise, आप एक excellent programmer होंगे, I don't know, C++ के, लेकिन अगर you are not on the right platform, if you're not in the right industry, जहाँ पे ऐसी applications develop होती हैं, you will not be able to sell your services. So ये हुँ, बहुत ज़रूरी है कि you align your expertise to a particular platform or particular market. So are there हुँ। any platforms you can recommend to the developers where they can market their services or contribute as an open source? आई थिंक इसमें भी अगेन टेक में हमारे पास काफ़ी अच्छा एज है। आई थिंक ऑनलाइन कम्युनिटी है। आप फोरम्स को जॉइन करें ना, तो उसमें क्या कहते हैं, आप अपने आइडिया शेयर करें, अपनी आई मीन लोगों के ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, Yeah. आप उनमें भी पुल रिक्वेस्ट बना सकते हैं, उनमें भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो वो भी फिर आपको प्रमोट करने में उसमें भी मदद होगी। तो डेफिनेटली एक आई थिंक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना, वो उसमें आई थिंक गिटहब में आई मीन सब कुछ होता तो गिटहब पे, लेकिन उसकी लिंक्स डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट जगह पे शेयर हो रहे होते हैं। तो क्या कहते हैं वहाँ पे मैंने गीक्स फॉर गीक्स एक देखा है, वो बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। हैकर रैंक एक काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। खान अकेडमी ने एक अपना कोडिंग वाली चीज़ बनाई है, अपना एक कोडिंग की साइट बनाई है, वो काफ़ी अच्छी है। आई थिंक फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स वो Okay. काफ़ी अच्छी चीज़ है। और क्या कहते हैं, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स का भी एक एक कल्चर है, I can. जिसमें लोग प्रोफ़ेशनली कोडिंग करते हैं और कॉम्पिटिशन्स में जीतते हैं वगैरह। तो उसमें भी कुछ कॉम्पिटिशन्स में आप जाएँ, बस देखें, कुछ नहीं होता अगर आप फेल हो जाएँ, कुछ नहीं होता। लेकिन क्या कहते हैं, आई थिंक वहाँ से भी एक स्टार्ट लेना, एक सिर्फ़ दोस्त बनाना, कम्युनिटी अपनी खुद Okay. बनाना, आई थिंक वो भी तो एक इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी ग्रेट पॉइंट. आई थिंक एक तो आपने कहा कि चाहे आप फेल हो जाए, लेकिन फिर भी द विनिंग इज दैट यू आर देयर टू लर्न एंड यू विल बी एबल टू हुँ, अचीव योर गोल. बिकॉज वंस यू हुँ, गो देयर यू विल सी पीपल परफॉर्मिंग एट डिफरेंट लेवल, और वो क्या क्या चीजें क्रिएट कर रहे हैं, आप डेफिनेटली उनसे लर्न करेंगे. प्लस हुँ, हैकाथॉन्स में जब जो पैनल होता है, जब वो क्वेश्चनिंग करता है, तो दे आस्क वेरी वैलिड क्वेश्चन कि हाउ विल यू एबल टू हुँ, स्केल दिस एप्लीकेशन, हाउ विल यू बी एबल टू मोनेटाइज दिस एप्लीकेशन, हाउ विल यू मार्केट दिस हुँ, एप्लीकेशन. सो बड़े वैलिड क्वेश्चंस होते हैं. तो फिर आप देखते हैं कि इन सवालों के जवाब कैसे दिए जाएं. सो दैट हेल्प्स यू लर्न हाउ टू शेप अप योर आइडिया टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योर, बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर. सो हुँ। वेरी वेरी वैलिड उस पॉइंट्स. उसमें आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे ना, आई थिंक उतना जल्दी आप मिस्टेक्स करें, उतना मिस्टेक से घबराएँ ना। बस मिस्टेक्स करें और इवेंचुअली आप यू नो गेट देयर, आई थिंक। Great. Sounds great. चीज़ें Well, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ओवरऑल, आई थिंक। इट्स शुरू में लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ओवरऑल आपको आहिस्ता-आहिस्ता पता लगेगा कि चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यू नो देयर्स अ लॉट ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट इन द कम्युनिटी एज़ वेल। especially in today's world, there is no doubt. हुँ, You know, we have all kinds of knowledge, experience, and help available. So it's a great time to हुँ, live in and to हुँ, progress one's skill set. Well, thank you very much, Asad, for your कोई time, मसला नहीं। opening doors to your personal history and career progression, and then great advice to the individuals in the future. So, thank you very much. चलिए, होपफुली ये किसी के एक तो मेरा बस मेन मकसद वही है। Brilliant. Thank you so much. Allah Hafiz. चलिए, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।